हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज आ गई मैं स्टोइचियोमेट्री के एक और लेक्चर के साथ, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, एंड उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए वही है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। समझ तो आप बहुत जल्दी जाओगे, आई नो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम फटाफट से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। सो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का फॉर्मूला होता है इन विच द सबस्क्रिप्ट्स गिव द एक्चुअल नंबर, जिसके अंदर जो भी सबस्क्रिप्ट्स होते हैं गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर मैं C6H12O6 का केस ले लूँ, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड के अंदर जो भी सब्सक्रिप्ट्स हैं, लाइक कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है, तो ये जो भी सब्सक्रिप्ट्स हैं ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं। लाइक ग्लूकोज के फॉर्मूला के अंदर हमारे पास 6 कार्बन के एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं एंड 6 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, एंड यही हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर हम H2O2 का केस लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केस लें, तो उसके अंदर भी जो भी हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्ट, लाइक हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 2, ये एक्चुअल एलिमेंट्स है, मतलब ये एक्चुअल एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 2 होते हैं और ऑक्सीजन के भी 2 होते हैं, है ना। ऐसे ही मैनी मोर बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आप ले देख सकते हो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एंड एटम के नीचे जो भी सब्सक्रिप्ट्स लिखे होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमने इन टर्म्स ऑफ एटम बात कर ली है। तो बट अभी जो हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर जो हम बात करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मोल करेंगे, ठीक है। तो उससे मैं आपको एक बार रिलेट कराना चाह रही हूँ इस चीज़ को, कि जैसे कि अगर हमारे पास C6H12O6 है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 अगर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 6 कार्बन के एटम्स होंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे एंड 6 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। बट अगर हम इसी सेम बात को इन टर्म्स ऑफ मोल बात करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ, 1 मोल की बात कर रही हूँ, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास 6 मोल ऑफ कार्बन होंगे, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे एंड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड के मोल की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर जितने भी हम नीचे सब्सक्रिप्ट में जो लिखा होता है, तो उस एटम के उतने ही मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि हम जो आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम मोल्स की टर्म्स पे बात करेंगे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। सो दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज़ द एक्चुअल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। सो इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला होता है एक्सप्रेस्ड एज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो ऑफ सब्सक्रिप्ट्स, ठीक है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, ये जो हम बात बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो ऑफ सब्सक्रिप्ट, इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम वापस से C6H12 और 6 का अगर हम केस लेते हैं, तो हमारे पास जो भी सब्सक्रिप्ट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो ऑफ सब्सक्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं, उनका होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी सब्सक्रिप्ट्स हैं, एक बात सोचो कि अगर हमें कॉमन लेना पड़ जाए कि भाई हमें तो ना इसको सबसे छोटा फॉर्मूला बनाना है, ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला हो गया और हमें इसे सबसे छोटा फॉर्मूला बनाना है, और हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा उसके लिए। तो कुछ कॉमन जो लेना पड़ेगा, अगर आप सोच के देखो इसके अंदर, आप सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन ले सको, ठीक है। अब जैसे आप कहने को तो इसमें 2 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो 2 कॉमन लोगे तो C3H6O3 हो जाएगा। बट मैं बोल रही हूँ आपको सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इन्होंने लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर, है ना। तो सबसे छोटा फॉर्मूला बनाने के लिए तो जो आपको कॉमन जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो बड़ी वाली लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आप जो कॉमन ले सकते हो वो आप 6 कॉमन ले सकते हो, है ना। तो जब आप 6 कॉमन लोगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा हमारे पास CH2O। ग्रेट। तो यहाँ पे यही जो हमारा फॉर्मूला बनकर आया है, इसी फॉर्मूला को हम बोल देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यही है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मतलब कि जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसी का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हमारा जो फॉर्मूला होता है,
उसके सबस्क्रिप्ट में जो भी कुछ होता है उनको कॉमन लेने के बाद जो भी हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला बना पाते हैं वो होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। तो चलो ऐसे ही इसके कुछ और एग्जांपल्स हम एक बार देख लेते हैं। चलो, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे ऐसे ही H2O2 का केस अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो H2O2 जो हमारे पास है वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट अगर हम इसी चीज में कॉमन लेना चाहते हैं कुछ, तो कॉमन हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं। अब आपको यहाँ से साफ दिखाई दे रहा होगा कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं एंड हमारा फॉर्मूला बन जाएगा HO। तो ये जो हमारा HO फॉर्मूला बना है ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही जो हमने पीछे स्लाइड के अंदर एक और जो एग्जांपल लिया था वो हमने लिया था C4H8, है ना। सो C4H8 जो हमारा फॉर्मूला है ये कौन सा बन जाएगा, ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट अगर हम इसी को कॉमन ले तो हम सबसे बड़ा वैल्यू जो कॉमन ले पा रहे हैं वो ले पा रहे हैं 4। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। लेट्स से अगर हम एक और कोई कंपाउंड लेते हैं, तो लेट्स से अगर मैं H2SO4 यहाँ पे ले रही हूँ, तो आप सबको यहाँ पे पता है कि H2SO4 जो है हमारा वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ये तो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है ना। बट अगर आप यहाँ पे आप कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हम तो कुछ भी कॉमन ले पा रहे हैं, क्योंकि ठीक है H के नीचे 2 है, ऑक्सीजन के नीचे 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 कॉमन ले सकते थे। बट सल्फर के नीचे तो कुछ नहीं है, वो तो 1 ही है, तो जिसकी वजह से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है एंड ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। तो जिन केसेस में हम कुछ कॉमन नहीं ले पाते हैं वहां पे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। ये मत कह देना कि नहीं यार इसका तो कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं, वहां पे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक चीज रिलेट करूँ जो कि अनदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वहां से हमारा आता है मॉलिक्यूलर मास, एंड जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वहां से आता है हमारा एम्पिरिकल मास। तो यहीं से वो चीज आएगी जो मैं रिलेट करना चाहती हूँ ये मास वाली चीज से। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला जहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो n इंटू एम्पिरिकल मास हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास है वो किसके इक्वल होगा, जो भी एम्पिरिकल मास है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, जहाँ पे ये जो n है ये वो कॉमन नंबर है जो हम ले रहे थे तब से, है ना, कॉमन नंबर ले रहे थे ना जिससे हम फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला बना रहे थे, तो ये वो कॉमन नंबर है हमारा। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमारा बहुत काम आने वाला है आगे के न्यूमेरिकल्स में। सो दिस वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया है एंड हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। सो चलो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। स्टार्ट। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का और हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। सो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स x एंड y एंड दोनों का हमें एटॉमिक मास मेंशन है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि अगर वो एलिमेंट्स हमें नहीं बता रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगर वो हमें नहीं बता रहे हैं तो हमें खुद से उनका एटॉमिक मास नहीं पता है, तो बट इन्होंने हमें एटॉमिक मास दे दिया है। तो वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं टू गिव अ कंपाउंड। एक्स एंड वाई ने कंबाइन किया एंड उन्होंने कंपाउंड बना दिया
ठीक है, कोई भी कंपाउंड बनाया है वो कंपाउंड का फॉर्मूला आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड बनाया है, बट उन्होंने ये बता दिया है कि उस कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास x है उसका 76% है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। सो ये बहुत ही सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, हमें बस यही ही चाहिए थी। तो चलो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके सी, तो हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा टेबल बना लेंगे, एक रफ टेबल बना लेंगे हम ऐसा। ठीक है, तो जिसके अंदर हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि हमें कौन कौन से एलिमेंट मेंशन, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, हमारे पास है x एंड हमारे पास है y। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया है। देन इसके बाद हमें लिखना है परसेंटेज। अब एक बात सोचो कि अगर हमारे पास x का 76% है उसके अंदर, तो ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि y का परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 76। अगर एक का 76 है तो दूसरे का कितना होगा, 100 माइनस 76, क्योंकि परसेंटेज तो 100 के रिस्पेक्ट में होता है, तो वो निकल के आ जाएगा 24%। ठीक है, अब एक बात सोचो कि हम हमेशा क्या करते थे कि अगर हमें कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमें x का परसेंटेज दिया हुआ है 76, तो हम वहाँ पे क्या मान लेते थे कि हमारे पास वो उतना ही ग्राम है ना। तो ऐसे ही अगर हमारे पास y का 24% आ गया है तो हम बोल देंगे कि हमारे पास 24 ग्राम है, एंड होल कंपाउंड का मास हमारे पास 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो हम 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में बता ही रहे हैं ना कि होल कंपाउंड हमारा जो है वो 100 ग्राम है, जिसके अंदर x का परसेंटेज 76 है, तो इसका मतलब 76 ग्राम होगा, और y का परसेंटेज अगर 24 है तो 24 ग्राम होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ कि परसेंटेज जितना भी दिया होगा, परसेंटेज जितना भी दिया होगा आप उसमें उतना ही मास मान लोगे। क्यों मान लोगे, क्योंकि परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि जब आपके पास मास आ गया तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे अरे यार हमें नंबर ऑफ मोल्स का करना क्या है, अरे भाई हमें जो निकालना है वो हमें फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो लेट्स से कि एक्स ए वाई बी कुछ भी है। ठीक है, तो ए एंड बी हमारे पास क्या है, मोल्स ही तो हैं। अगर मैं इस कंपाउंड का लेट्स से 1 मोल ले लूं, इस कंपाउंड का 1 मोल अगर मैं ले रही हूँ, तो ये जो मेरे पास ए एंड बी है ये मेरे पास मोल्स ही तो हैं एक्स एंड वाई के। ठीक है, एंड वही एक्स एंड वाई के मोल्स हम निकाल रहे हैं। हमारे पास एक्स का मास है ना, हमारे पास y का मास है। इन दोनों के मास को अगर हम इनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास a एंड b का वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो x का जो हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है वो 76 ही दिया हुआ है, तो x के जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो तो आ गए 1। ऐसे ही जो y का हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे अब इस चीज को समझो कि देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो हमारे पास परफेक्ट होल नंबर वैल्यूज नहीं आई हैं। एक्स का तो हमारे पास आ गया है, ठीक है, एक होल नंबर वैल्यू, बट वाई का होल नंबर वैल्यू नहीं आया है। लेट्स से अगर वाई का वैल्यू अगर 3 आ जाता, लेट्स से अगर आ जाता तो हम बहुत आसानी से लिख देते कि x1 है y3 है, तो फॉर्मूला हो गया xy3। बट ऐसा सिनेरियो हमारे पास नहीं है ना। तो ऐसा तो हुआ नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है कि x1 है एंड y जो है हमारा 3/2 है। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज समझो कि आपको अगर इसको एक नॉर्मल होल नंबर में लेकर आना है तो आप इसको क्या करो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ताकि ये वाला जो 2 है हमारा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x2 एंड y3। सो ये हमारा जो है कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन के अंदर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बट आप एक चीज समझ रहे होगे, सोच रहे होगे कि फिर ये रेशियो का क्या काम था। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो इस क्वेश्चन में हमें यूज आया ही नहीं। ठीक है, वो हमारा लक था कि हमें इस क्वेश्चन में काम नहीं आया इस रेशियो का, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा सा फ्रैक्शन आ गया था।
अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन हमारे पास आ जाता है जिससे हम आसानी से फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो हमें रेशियो की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रेशियो जो है हम कैसे क्वेश्चंस के अंदर निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कोई आ जाता है फ्रैक्शन वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3/2 आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप चिल करना, सोचना कि हमारा क्वेश्चन आसान हो गया है, ठीक है। तो मुझे आपको ये क्वेश्चन समझाना था तो हमने बहुत सारा टाइम लगा लिया इस क्वेश्चन के ऊपर। मे भी बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी आता हो, बट ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन आपको बताना था कि हम क्या कर रहे हैं, सो हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बस हमने इसी सेम चीज को अब आगे कंटिन्यू करते रहे। तो चलो अभी थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाए कि हाँ अब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। तो चलो, ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमारे पास 2 एटम्स नहीं बल्कि हमारे पास 3 एटम्स हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे तो और अच्छी बात हो जाएगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय मैं आपको सीधा बता रही हूँ कि देखो आपके पास 3 एटम्स हैं एंड आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। एंड उन 3 एटम्स का आपको परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है एंड क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको किसी भी एटम के एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको पता ही है। यहाँ पे एक्स एंड वाई के टर्म्स में नहीं बोला है कुछ भी, यहाँ पे साक्षात आपके एटम्स दिए हुए हैं जो आपको पता होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फिर एटम्स, जो भी आप कहना चाहते हो। तो वो है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, है ना। तो कार्बन का जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10.06%, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 0.84% एंड क्लोरीन का परसेंटेज है 89.1%। ग्रेट, तो ये आपने लिख लिया है। देन जो हमारा मास होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारा परसेंटेज होगा वही हमारा मास हो जाएगा। तो इसका मास हो जाएगा कार्बन का 10.06 ग्राम, हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 0.84 ग्राम एंड क्लोरीन का मास हो जाएगा 89.1 ग्राम। ग्रेट, तो यहाँ पे आपने मास निकाल लिया है एंड इसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर हमें वही निकालने हैं कि हर एक एटम के कितने मोल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10.06 डिवाइड बाय 12, जो कि हमारा निकल के आ जाएगा 0.84। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए हम करेंगे 0.84 डिवाइड बाय 1 करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, तो वो भी हमारा निकल के आ जाएगा 0.84। ऐसे ही जब हम क्लोरीन का करेंगे तो वो हम करेंगे 89.1 डिवाइड बाय 35.5, क्योंकि 1 क्लोरीन एटम का मास इतना ही होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.51, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो बहुत ही रैंडम वैल्यूज आई हैं, है ना। यहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं एंड क्लोरीन के कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पे आपको अब जरूरत पड़ेगी परसेंटेज निकालने की। अब वो जरूरत आपको कैसे पड़ेगी, देखो आप वो काम कैसे करोगे। आप क्या करो, जो भी आपके पास सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, जो भी आपके पास सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, क्योंकि आपको रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ एटम्स की कि कौन सा एटम कितना है। तो आपके पास जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो सारी वैल्यूज से, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.84। तो आप क्या करो, 0.84 से सबको डिवाइड कर दो। तो ये तो हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 0.84 डिवाइड बाय 0.84, तो ये भी हो जाएगा 1। यहाँ पे आप करोगे 2.51 डिवाइड बाय 0.84, तो ये आपका आएगा 3। तो सी, अब आपके पास आपके होल रेशियोज आ चुके हैं। तो ये हमारे पास अब फॉर्मूला, अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला है C1H1Cl3, ठीक है, जिसे हम बहुत आसानी से CHCl3 बोल सकते हैं, जो कि हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। तो जो कि हमारा सी ऑप्शन में मेंशन भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी।
तो देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना, हमें बस यहाँ पे ये भी पता चल गया कि हमें रेशियो का यूज़ क्यों करना है। जब हमारे पास ये अजीब से डेसिमल्स आएंगे जहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आया कि कितने एटम्स हैं, तो वहाँ पे हम ये रेशियो का यूज़ कर लेंगे कि जो भी सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स है उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे सारी वैल्यूज से, है ना। तो ये बस आ गया हमारे पास हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ग्रेट, तो ये आपको आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके सी, तो वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन एंड इसके अंदर भी हमें सेम चीज़ करनी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एंड यहाँ पे हमारे पास बल्कि 4 एटम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है एंड सबका परसेंटेज दिया हुआ है। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास नाइट्रोजन है एंड हमारे पास ऑक्सीजन है। तो जो कार्बन का परसेंटेज दिया है वो दिया है 70.6% एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 4.2%, नाइट्रोजन का है हमारे पास 11.8% एंड ऑक्सीजन का है 13.4%। एंड जो हमें परसेंटेज दिया है वही हम हमारा मास भी ले लेंगे, है ना। तो सी, हमने ये हमारा लिख दिया है। नाउ हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम हमारा डिवाइड कर देंगे एटॉमिक नंबर से। तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 5.88, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में तो बहुत ही आसान होता है, सिर्फ 1 से ही डिवाइड करना होता है। नाइट्रोजन के केस में हम डिवाइड करेंगे इसको 14 से एंड हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 0.84। ऑक्सीजन के केस में हम इसको डिवाइड करेंगे 16 से एंड यहाँ पे भी जो हमारा आ रहा है 0.84। तो अगेन हमारे पास बहुत ही रैंडम डेसिमल की वैल्यूज आई हैं, तो उसको होल नंबर रेशियो में लाने के लिए हम सबको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू है नंबर ऑफ मोल का उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 5.88 को हम डिवाइड करेंगे 0.84 से, तो जहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7। ऐसे ही 4.2 को हम डिवाइड करेंगे 0.84 से, हमारा वैल्यू आ रहा है 5। एंड यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगा। सो ग्रेट, सी यहाँ पे हम आराम से हमारा फॉर्मूला बोल सकते हैं कि जो हमारे रेशियोज हैं वो आ चुके हैं। तो हम आराम से बोल देंगे हमारा जो फॉर्मूला है, कार्बन हमारे पास 7 है, हाइड्रोजन हमारे पास 5 है, नाइट्रोजन सिंगल है एंड ऑक्सीजन भी सिंगल है। सो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है जो कि हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी इज द आंसर। ठीक है, तो ये फटाफट से हमने कर लिया है, ऐसे ही हम फटाफट से अपने बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। वो आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछना चाहते हैं, वो आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं जानना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको परसेंटेज दिया हुआ है कार्बन का एंड परसेंटेज दिया हुआ है आपको हाइड्रोजन का। तो यहाँ से तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आएगा, बट इन्होंने हमें और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन्होंने हमें डेंसिटी दी हुई है, इन्होंने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। तो अगर आप याद करो कि हमारे पास एक इक्वेशन होती थी PV इज इक्वल टू NRT, है ना, तो वहां से हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, देन हम देखते हैं कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो फटाफट हम अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं पहले। तो उसके लिए हमें कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है। कार्बन का दिया हुआ है 85.7% एंड हाइड्रोजन का दिया हुआ है 14.3%। तो वही हमारा मास भी हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया मास। अब हमारे निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। तो कार्बन के आ रहे हैं 7.14 एंड हाइड्रोजन के जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 14.3 मोल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलर वैल्यू है वो है 7.14, तो हम हमारा 7.14 से ही डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 14.3 को भी 7.14 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो होल नंबर रेशियो है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन का आ गया है
तो यहाँ से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि आपका जो है CH2 आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। सो हेयर कम्स योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आने से आपका एम्पिरिकल मास भी आ जाएगा और वो आपका होगा, तो यहाँ पे मैं आपका यहीं पे निकाल के दिखा देती हूँ। एम्पिरिकल मास जो है आपका वो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि सिंगल कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है एंड 2 हाइड्रोजन्स का, तो ये आपका ग्राम, ठीक है। तो एम्पिरिकल मास आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब ये आपने क्यों कैलकुलेट किया है एम्पिरिकल मास, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि सेकंड स्लाइड के अंदर जब हमने एक इक्वेशन किया था, मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है n इंटू एम्पिरिकल मास, ठीक है। तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चंस के अंदर यूज आएगा। तो यहाँ पे आपने एम्पिरिकल मास तो निकाल लिया है, अब आपका सारा फाइट है मॉलिक्यूलर मास निकालने का, ताकि आपके पास n का वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो है वो मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा। तो चलो, अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है एंड डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये सब चीजें जो है आप यूज करते थे जब आपके PV इज इक्वल टू NRT वाला इक्वेशन होता था, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT। बट आपको यहाँ पे एक चीज लग रहा होगा कि यार मेरे पास, मुझे तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए और यहाँ पे तो कहीं पे मॉलिक्यूलर मास नहीं है और डेंसिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं P इज इक्वल टू NRT बाई V, ठीक है। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड बाकी की चीज मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब एक बात और सोचो कि आपके पास जो गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है, यही तो डेंसिटी होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेंसिटी RT अपॉन एम नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एम नॉट भी आ गया एंड आपके पास डेंसिटी भी आ गया है। तो मैं इसको रीअरेंज करके यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकाल सकती हूँ, पी एम नॉट इज इक्वल टू DRT, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल कर आ गया है जो आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ से मैं एम नॉट का वैल्यू निकाल सकती हूँ अब, जो कि हमारा हो जाएगा DRT अपॉन P, ठीक है। तो D का वैल्यू जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2.28, R का वैल्यू आपको पता ही है अब 0.0821, टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 300 एंड प्रेशर जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये सब कैलकुलेट करके जो हमारा एम नॉट आ रहा है, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, वो आ रहा है 56, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका मॉलिक्यूलर मास जो आ गया है 56, एन का वैल्यू एंड आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था वो आया था 14 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एन का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4, ग्रेट। तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 इंटू आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2, तो ये हो जाएगा आपका C4H8। सो देखो, दिस इज योर एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया है। अब आप इसको बैक करके देखोगे तो आपका सी ऑप्शन में ये मेंशन है, तो आपका वहां पे आंसर हो जाएगा सी। तो आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया है। इसके अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपने बहुत आसानी से निकाल लिया था। सारा फाइट जो आपको लगा वो किस चीज में लगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब मास निकालने के लिए आपने ये सब कुछ किया है ताकि आपके पास n का वैल्यू आ जाए एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो इस क्वेश्चन को आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है एंड आपको समझ भी आ गया है। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलर मास हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चन तो इन्होंने यहीं पे कर दिया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे हमें निकालना पड़ा था पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास, बट यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी हमें दे दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड नाइट्रोजन है एंड हमें उनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज के बजाय इन्होंने हमें रेशियो दे दिया है एंड देन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं हमेशा की तरह। तो हमारे पास क्या है, कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है एंड हमारे पास नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास परसेंटेज तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास रेशियो है ना, एंड मैंने ऑलरेडी भी रेशियो ही लिखा हुआ है अपने उसके अंदर, टेबल के अंदर। तो हम क्या करते हैं ना, फटाफट से रेशियो ही लिख लेते हैं। कार्बन का है 9, हाइड्रोजन का है 1 एंड नाइट्रोजन का है 3.5। तो एक बात बताओ कि अगर इनका रेशियो ऐसा है तो इनका मास का भी तो रेशियो यही होगा ना। समझ रहे हो कि अगर हमारे पास 9:1:3.5 है तो हम यही बोल देते हैं कि हमारे पास मास भी 9 ग्राम है, 1 ग्राम है एंड 3.5 ग्राम है। अगर हम मास का रेशियो लेंगे तो अभी भी हमारे पास वही रेशियो ही तो निकल कर आएगा, क्योंकि इन्होंने वैसे भी बाय वेट ही हमें बोला है कि हमारा जो रेशियो है वो बाय वेट ही है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी रेशियो होता है वही हम मास भी ले लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 9/12, तो वो कि हमारा निकल के आएगा 0.75। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन का निकालते हैं तो वो 1/1 हो जाएगा, तो वो 1 ही आएगा। नाइट्रोजन का ऐसे 3.5 डिवाइड बाय 14 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे तो हम 0.25 से ही डिवाइड करेंगे, तो 0.75 डिवाइड बाय 0.25, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 एंड 1 डिवाइड बाय 0.25 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 एंड 0.25 डिवाइड बाय 0.25 यहाँ पे होगा हमारा 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन वैल्यूज से हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है वो आ गया C3H4NN। सो दिस इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया है, बट अगर हमें एम्पिरिकल मास निकालना हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 12 + 4 + 14। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा एम्पिरिकल मास, जो कि आ रहा है हमारा 54 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो n × एम्पिरिकल मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है 108, n का वैल्यू हमें चाहिए, एम्पिरिकल मास है 54। तो यहाँ से हमारा जो n का वैल्यू है वो हमारा आ गया है 2। ठीक है, तो बस अब हमारा कुछ है ही नहीं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हमारा वो हो जाएगा n × एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड n का वैल्यू है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला है C3H4N। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C6H8N2 एंड जो कि हमारा ए ऑप्शन के अंदर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमारा 2018 में जेई में पास्ट ईयर में आया था। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मास का परसेंटेज दिया हुआ है कार्बन एंड हाइड्रोजन का, विच इज 6:1। ठीक है, किसके अंदर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY&OZ, उसके अंदर जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास रेशियो है वो है 6:1। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से एक चीज बताती हूँ कि अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 6:1 अगर 1 है, तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकती हूँ कि जो कार्बन है वो 6 ग्राम है एंड हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, जो कि आ जाएंगे मेरे पास 1/2 एंड हाइड्रोजन के मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि 1 ही होता है तो 1 हो जाएगा। ठीक है,
इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि कार्बन के मेरे पास जितने भी मोल हैं हाइड्रोजन के उससे डबल ही होंगे। ठीक है, यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि कार्बन के जितने भी मोल होंगे हाइड्रोजन के उससे डबल होंगे। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है एंड यहाँ पे भी वैलिड है, बट वो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर वैलिड नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा हिट एंड ट्रायल ही हमें लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन उतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले तो हमने एक ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन, मतलब कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है contains half as much oxygen as required to burn one molecule of compound CXHY completely to CO2 and H2O। इस लाइन को ध्यान से समझना, वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये जो भी कंपाउंड है CXHYOZ, ये जो भी कंपाउंड है इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है, इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है, इसको ध्यान से समझना। हाफ ऑक्सीजन है, किसका हाफ, कहाँ से, किसका हाफ ऑक्सीजन है, उसका हाफ अगर हम CXHY को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें CO2 प्लस H2O मिलता है, जो कि कंबशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो CXHY को जब हम बर्न करते हैं और जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होता है उसका हाफ ऑक्सीजन इस फॉर्मूला के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बी ऑप्शन के लिए, इसके अंदर मैं फिर से बोल रही हूँ आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। आप क्या करो, बी ऑप्शन के लिए चेक करके देखो, बी ऑप्शन का जो CXHY है वो आपका क्या है, C2H4। ठीक है, तो जब आप इसको बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास क्या आएगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आपके पास 2 कार्बन है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी 2 कार्बन करने पड़ेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट साइड क्योंकि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट साइड है 4, तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे आपके पास टोटल ऑक्सीजन जो हो गया है वो हो गया है आपके पास 6, तो इसीलिए आप रिएक्टेंट साइड 3 लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपका जो टोटल ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन के एटम यूज हो रहे हैं वो आपके यूज हो रहे हैं 3 यहाँ पे कंबशन के लिए। ठीक है, इस रिएक्शन के कंबशन के लिए टोटल 6 ऑक्सीजन के एटम्स यूज हो रहे हैं, तो जो फॉर्मूला है उसके अंदर कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, इसका हाफ मतलब 3 होने चाहिए, एंड आपके पास 3 ही मेंशन है, तो एक्चुअल में तो इसका आंसर बी ही है। आप यही सेम चीज बाकी ऑप्शंस के लिए चेक करके देख लो, चाहे वो गलत आएंगे। जैसे कि अगर मैं सी ऑप्शन के लिए चेक करूं तो वहाँ पे हमारे पास C3H6 है, तो अगर मैं उसको बर्न करती हूँ तो ये तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी। देन इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 6 होने चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑक्सीजन आ रहे हैं 9, तो यहाँ पे हम कर देंगे 9/2। तो सी यहाँ पे हमारे पास जो टोटल ऑक्सीजन के एटम्स यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर होना चाहिए 4.5, बट वो तो नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप डी के लिए भी चेक करके देखना, वो भी आपका गलत आएगा। सो हमने ये क्वेश्चन कर दिया है जिसके अंदर बी ऑप्शन है, तो इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्राई लगना था, थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट लगना था, बट इट्स ओके, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये मैं सोच रही हूँ, ये मैं होप कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज आवर होल लेक्चर। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एंड सबसे बड़ा होप मैं ये कर रही हूँ कि आप अब से कोई भी एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर पाओगे, है ना। सो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम एक नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।